हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज की क्लास रहेगी वो आपकी साइंस की क्लास रहने वाली है। और जो मेरे भाई NA GD ट्रेड्समैन टेक्निकल जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए साइंस की विशेष इंपॉर्टेंट क्लासेस है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेगी क्योंकि क्वेश्चंस हैं, सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। तो जो NA वाले हैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस है, बाकी सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है भाई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए। कह रहा है बच्चे, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है भाई। ओजोन जो परत होती है वायुमंडल में क्या करती है भाई। देखिए ऑप्शन पढ़िए। ये वर्षा कराती है, या फिर प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, या फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। चलिए हम बता देते हैं मेरे दोस्तों। तो जो वायुमंडल में ओजोन परत जो होती है बच्चा, ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली यूवी रेज जो होती हैं पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करेगी भाई साहब, हमारी सुरक्षा है, हमारी रक्षा करती है। देखिए यदि वायुमंडल से यूवी रेज आती हैं, इनसे क्या होगा बच्चों, इनसे होगा स्किन कैंसर। क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाता है, त्वचा का कैंसर होता है। क्या होता है, त्वचा कैंसर हो जाता है भाई, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ठीक है जी, क्या हो जाता है, त्वचा का कैंसर हो जाएगा यदि ये यूवी रेज नीचे आ जाती हैं। परंतु इन यूवी रेज को जो रोके रखती है वो होती है ओजोन, ओजोन परत, जिसका फॉर्मूला होता है ओजोन का O3। क्या होता है बच्चों, O3 होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। ओजोन परत को जो मापा जाता है, मेजरमेंट जो किया जाता है, वो होता है बच्चा डॉब्सन। क्या होता है, डॉब्सन होता है भाई। ठीक है जी, ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है, खिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है भाई। आपने सब्जियों को धो दिया खाना बनाने से पहले, है ना। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से पहले तो बच्चा कौन सा विटामिन नष्ट होगा, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B, विटामिन K। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, विटामिन B होगा, विटामिन C होगा, या फिर विटामिन A होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखिए, खिली सब्जियों में जो धोने से विटामिन नष्ट हो जाती है वो कौन सी होती है, विटामिन C सबसे ज्यादा नष्ट होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है भाई। दूध में जो मिठास आती है किसके कारण आती है, सुक्रोज के कारण, कैरोटीन के कारण, लैक्टोज के कारण, या साइक्लोज के कारण। जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों, ध्यान, शानदार। तो ध्यान रखना बच्चा, जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज की वजह से क्या होता है, दूध के अंदर में दोस्तों क्या आती है, मिठास आती है। और दूध में जो एसिड होता है, यदि मैं दूध में बात करता हूँ, दूध के अंदर एसिड की बात करता हूँ, तो दूध में जो होता है बच्चा आपका क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल होता है दूध के अंदर ही। ठीक है जी, कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, जिसके कारण दूध में क्या होता है, जो क्या होता है, दूध दही से कन्वर्ट होता है। दूध में, दही में, छाछ में जो लैक्टिक एसिड होता है, इस लैक्टिक एसिड की वजह से एक और होता है, इससे क्या होती है, थकान पैदा होती है। क्या होती है, थकान, थकान पैदा होना। इसके कारण थकान पैदा होती है दोस्तों। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है, थकान पैदा होती है। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होगा भाई। प्रकाश संश्लेषण जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उस क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश जो होता है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो बच्चा वो नीला प्रकाश होगा, हरा प्रकाश होगा, पीला प्रकाश होगा, लाल प्रकाश होगा। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण या प्रभावशाली जो प्रकाश होता है वो लाल प्रकाश होता है। इसका मतलब वो कौन सा होता है, रेड कलर का प्रकाश जो होता है, रेड लाइट जो होती है, ये क्या होती है, सबसे प्रभावशाली होती है किसमें, प्रकाश संश्लेषण की विधि में। ठीक है जी, ध्यान रखिए। आपसे पूछने लगे, हरा जो कलर होता है वो पत्तियों में होता है। पत्तियों का जो कलर होता है, पत्तियों का जो कलर होता है वो कैसा होता है दोस्तों, पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। किसके कारण होता है,
क्योंकि बच्चा उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण क्या होता है मेरे दोस्तों, पत्तियों का रंग जो होगा वो कैसा होगा, हरा होता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है भाई। पौधे की वृद्धि करनी है और उस वृद्धि में कुछ पोषक तत्व दिए हुए हैं, परंतु जो पोषक तत्व जो है वो यूजफुल नहीं है, आवश्यक नहीं है। कौन सा ऐसा आपका तत्व है जो आवश्यक नहीं होगा? सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोर होगा, फॉस्फोरस होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपने देखा होगा यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, तो दिया जाता है। फॉस्फोरस भी डाला जाता है, कैल्शियम कह सकते हैं। तो ध्यान रखना वो कौन सा होगा, सोडियम जो होता है वो पौधे की लंबाई या वृद्धि के लिए क्या होता है, आवश्यक नहीं होता है। यदि मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें भाई। आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा और हम प्रत्येक दिन ऐसे आपके लिए क्लासेस लाते रहे हैं और लाते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चा कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता, भाई सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है वो किस में पाया जाता? केला में, दूध में, हरी सब्जियों में या फिर सेब में? जल्दी से बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक जो आयरन पाया जाता है मेरे दोस्तों, आयरन जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो हरी सब्जियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। और हरी सब्जियों में सबसे विशेष जो इम्पोर्टेंट है वो है मेरे दोस्तों पालक। सबसे ज़्यादा पाया जाता है पालक में। और एक होता है बच्चा किसमें, एक होता है गुड़ में। ठीक है जी, गुड़ में भी क्या होता है आपका, आयरन पाया जाता है भाई। ध्यान रखिए, आयरन की उपस्थिति की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि आपके ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन होगा। और हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपकी आरबीसी में होता है, रेड ब्लड सेल में। इसके अंदर होता है आपका क्या चीज़ बच्चा, आयरन पाया जाता है। किसके अंदर? आपके हीमोग्लोबिन में। तो ध्यान रखिए, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, इसकी आवश्यकता होती है भाई साहब, हीमोग्लोबिन को आयरन की आवश्यकता होती है आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होगा। चलिए आगे तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, कौन सी बेटा? व्हाइट लाइट जो होती है एक प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म जो होता है, तो कौन सा वर्णक सबसे कम विचलित होगा? मतलब कौन सा कलर ऐसा है जो सबसे कम विचलित होता है, या फिर सबसे कम जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है, प्रकाश का जो फैलाव है, मतलब वहीं कोई फैल जाती है वो, तो सबसे कम किसका होता है? तो बैंगनी कलर का होता है, हरे कलर का, लाल कलर का, या पीले कलर का? तो ध्यान रखना बच्चों, इसका आंसर जो होने वाला है, सबसे जो कम होता है वो किसका होता है? लाल। मतलब सबसे कम क्या होता है दोस्तों? सबसे कम प्रकाश का, प्रकाश का प्रकीर्ण, क्या बोलते हैं बच्चा? प्रकीर्ण जो होता है सबसे कम जो होता है, या हम कह सकते हैं फैलाव, वो होता है दोस्तों किसका? आपका लाल कलर का। और सबसे ज़्यादा की मैं बात करूं, क्या करूं बेटा? सबसे ज़्यादा की हम बात करें, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रकाश का विकिरण जो होता है किसके, किसका होता है दोस्तों? या फैलाव जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है। इन बातों को लिख लीजिए भाई। ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? मतलब वेव लेंथ जो होता है, तरंग धैर्य जो होता है, तरंग धैर्य जो होता है मेरे दोस्तों, के बारे में बात कर रहा है। तरंग धैर्य को बोलते हैं इंग्लिश में वेव लेंथ। वेव मतलब वेव जो तरंग है, और लेंथ में लंबाई। वैसे देखिए भाई साहब, कोई भी एक एक वायर है ये, और ये मैं पकड़ के इसको हिलाता हूँ तो ऐसे करके ये वाइब्रेशन कर रहा है, ऐसे करके ऊपर नीचे चल रहा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव की लंबाई होती है, यहाँ तक। ठीक है जी, ऊपर जाना नीचे जाना, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम लैम्डा से नोट करते हैं, ये होती है वेव की लंबाई। यहाँ से यहाँ तक एक वेव होती है। ये कह रहा है कि भाई निम्नलिखित किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है? लाल का, या फिर बैंगनी रंग का, या पीले रंग का, या फिर हरे रंग का? जल्दी से बताइए किसका होता है। तो ध्यान रखना है बच्चा, जो आपका वेव लेंथ की मैं बात करता हूँ, तो सबसे ज्यादा जो होता है किस कलर का होता है? शानदार, वो किस कलर का होता है? लाल कलर का सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम की मैं बात करूँ तो वो सबसे कम किसका होगा? बैंगनी कलर का होगा। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
क्या कह रहा है भाई, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है भाई, जब मैक संख्या जो होती है 1 होती है तो क्या कहा जाता है, ध्वनिक कहते हैं, पराध्वनिक कहते हैं, अति पराध्वनिक कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो बच्चा ध्यान रखना, जब मैक संख्या 1 होती है तो उस ध्वनि को क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, उसको ध्वनिक कहा जाता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक कहाँ पर स्थित होता है भाई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो कहाँ पर पड़ता है, कहने का मतलब ये है कि भाई हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, या फिर चेन्नई में। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, एक जीके का क्वेश्चन बनता है, साइंस का तो है ही। यदि मैं डीएनए की फुल फॉर्म की बात करूं तो बच्चों इसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में भी ये लिख सकते हैं इसको, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है जी, ध्यान रखिए। तो ये जो पड़ता है बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ये पड़ता है हैदराबाद में। कहाँ पड़ता है, हैदराबाद के अंदर पड़ता है। डीएनए के खोजकर्ता आपसे पूछने लगे तो डीएनए के खोजकर्ता जो है बच्चा वो है वॉटसन और क्रिक। कौन है बच्चों, वॉटसन और क्रिक जो हैं वो डीएनए के खोजकर्ता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या करा है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है। बड़े प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कहने लग रहा है, तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से, डीएनए से, आरएनए से, या फिर नाइट्रोजन से। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, डीएनए, आरएनए, ठीक है जी, नाइट्रोजन होता है। बच्चा ध्यान रखना, जो आपका प्रोटीन होता है उसकी छोटी इकाई की मैं बात करता हूँ वो क्या होता है, अमीनो एसिड होते हैं। वैसे जनरली मैं बात करूँ ये कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड, आप ये याद रख लीजिए। 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ए होगा। सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ध्यान रखना बेटा, 50 अमीनो एसिड मिलकर के आपके एक मॉलिक्यूल्स अमीनो 50 मॉलिक्यूल्स मिलकर के अमीनो एसिड के एक अणु, प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, 50 अमीनो एसिड मिलकर के, 50 अमीनो अम्ल मिलकर के, 50 अमीनो एसिड मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं किसका, एक अणु बनाते हैं किसका, प्रोटीन का। एक अणु बनाते हैं किसका, एक अणु बनाते हैं किसका बच्चा, एक अणु प्रोटीन का बनाते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिए। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए के खोजकर्ता कौन है, वॉटसन है, प्लस में कौन है, ऑर्थर अर्ग। ध्यान रखिए, ऑर्थर अर्ग इसके हैं और इसके हैं वॉटसन और क्रिक हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो ये सीधा आंसर आ गया है, एक प्रोटीन बनाने तो कितना अमीनो एसिड चाहिए, 15, 20 या फिर 25। सीधा सीधा आंसर है कितने, 20 अमीनो एसिड होते हैं। 10 एसेंशियल होते हैं, 10 एसेंशियल, और 10 आवश्यक, या हम कह सकते हैं आवश्यक या अनावश्यक, हम ये कह सकते हैं आवश्यक या हम कह सकते हैं अनावश्यक। ठीक है जी, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। इसका मतलब डीएनए के जो खोजकर्ता की बारे में बात करने वाले हैं वो कौन रहे हैं भाई, वो ऑर्थर कॉनबर्ग हैं, या फिर वेब्सन हैं, या फिर ओचोखा हैं, या फिर जॉनसन हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्यों है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है, वैसे वैसे ये किया था हरगोविंद खुराना जो हैं, आप किसके कहे जाते हैं डीएनए संश्लेषण के बारे में, तो कौन है, ऑर्थर कॉनबर्ग हैं भाई। कौन है, ऑर्थर कॉनबर्ग जो हैं इसके क्या कहे जाते हैं, प्रतिपादक कहे जाते हैं। वैसे डीएनए की खोजकर्ता की मैंने अभी बता ही दिया है। डीएनए आपके खोजकर्ता आ जाए तो आपको लगाना है वॉटसन, और कौन लगाना है दोस्तों, वो लगाना है आपको वॉटसन और क्रिक। बस कुछ नहीं लगाना भाई, ध्यान रखिए, वॉटसन और क्रिक लगाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 14 क्या कर रहा है, जीन का आकार होता है। जीन का आकार कैसा होता है, जो जीन होता है मैं एक प्रकार से आपके सामने लिख रहा हूं, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई, अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जो होती है बेटा वो होती है जीन। क्या होती है,
जीन सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, ध्यान रखिए भाई। जीन सबसे छोटी इकाई होती है, ध्यान रखना है। और जीन का आकार पूछ रहा है कैसा होता है, अनियमित आकार होता है, नियमित आकार होता है, सर्पाकार होता है, या फिर त्रिशंकु होता है। तो भाई साहब ध्यान रखिए, जो जीन का आकार होता है कैसा होता है, सर्पा आकार होता है। कैसा होता है, इसका आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। डीएनए का आकार होता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है जी, ऐसे करके ऐसे करके। तो इन पे क्या होते हैं आपके, आपके इन पे क्या होते हैं, जीन होते हैं, इन पे चिपके होते हैं जीन, ठीक है जी। जीन शब्द का नामकरण जो किया था वो किसने किया था बच्चा, जीन शब्द का नामकरण जो किया था वो थे जॉनसन। क्या नाम था, जॉन सेन, ठीक है जी। कौन थे, जॉन सेन जो थे वो जीन शब्द का नाम करने वाले थे। जॉन सेन कौन थे बच्चों, जॉन सेन जो हैं वो आपके कौन है, आपके जीन शब्द के नामकरण करने वाले हुए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है, 15, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो बच्चा कौन सी ऐसी जांच है जो बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, थ्रो जेनेटिक्स कोड, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसके द्वारा पता लगा जाता है किसका बच्चा है ना, बच्चे के पिता का निर्धारण करता है भाई किसका बच्चा है, किसकी ये जीन है, किसके, है ना, डीएनए किसका है। तो ध्यान रखना, सीधा सीधा आएगा डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होता है इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि बच्चा किसका है किसका नहीं है, ठीक है जी। कहते हैं ना तुम कि एक पिता की औलाद है, तो वही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए जो होता है टेस्ट होता है उसमें पता लगाया जाता है भाई बच्चे के पिता के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कह रहा है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस लिए नोबेल प्राइज मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था, देखिए, जेनेटिक कोड की खोज के लिए, रक्त समूह की खोज के लिए, एड्स के विषाणु की पहचान के लिए, डीएनए की खोज के लिए। तो जल्दी से बताइए, जेनेटिक कोड के बारे में बताया था भाई साहब, ध्यान रखिए। तो किसके बारे में बताया था, जेनेटिक कोड की खोज की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए, रक्त समूह की खोज के लिए तो मिला था बच्चा किसको, रक्त समूह के लिए मिला था कॉर्ल लैंड स्टीनर। क्या नाम था, कॉर्ल लैंड स्टीनर। क्या नाम हुए, कॉर्ल लैंड स्टीनर जो हैं उन्हें रक्त समूह के बारे में, ठीक है जी। और यदि मैं कहूँ डीएनए की खोज करता कौन है भाई साहब, डीएनए के हैं वॉटसन, को नोबेल नहीं मिला था ने, वॉटसन और क्रिक हैं, ध्यान रखना है भाई साहब, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। और आपसे कहने लगे रक्त समूह के, तो हो गया रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए किसे मिला था, या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करता कौन है, तो इसके खोज करता है विलियम हार्वे। कौन है जी, विलियम हार्वे जो हैं इसके खोज करता है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन के खोज करता है भाई, देख देख लीजिए इन बातों को। अगला आगे चलें भाई, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, डीएनए का मूल मात्रक क्या है भाई, डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है, विटामिन होता है, वसा होता है, न्यूक्लियोसाइड्स होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है, इसमें क्या चीज़ होती है ऐसे डीएनए के अंदर। मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और आगे की तरफ चलिए। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, आपको पता है डीएनए जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं किसके अंदर होते हैं बच्चा, वो आपके डीएनए का मूल मात्रक होता है, क्या चीज, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है जी। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, क्या कहते हैं, साइड बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली, कोशिका आत्महत्या थैली गोल्जी का है, मतलब ये गोल्जी बॉडी होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। तो बच्चा देखिए, आत्महत्या की थैली जो कहता है लाइसोसोम को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को जो कहा जाता है आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का एक भाग है भाई, ध्यान रखिए, कोशिका के पार्ट हैं ये तीनों, किसके पार्ट हैं दोस्तों, ये तीनों जो हैं सेल के पार्ट हैं, सेल, सेल को बोलते हैं कोशिका। तीनों जो भाग होते हैं बच्चों वो कोशिका के भाग हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं शक्ति घर, क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति घर, शक्ति घर कह दो, या कह सकते हैं पावर हाउस, क्या कह सकते हैं दोस्तों, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं भाई किसको, माइट्रोकॉन्ड्रिया को, या हम कह सकते हैं इसको रसोई घर, कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं भाई। ध्यान रखिए, इन चीज़ों को लिख लीजिए मेरे बच्चों।
अगला क्वेश्चन है गोल्जी का, ये क्या होती है बच्चा? इसको कहते हैं शरीर कोशिका क्या, कोशिका का, कोशिका की कोशिका का यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक कहा जाता है भाई। ठीक है जी। इसका मतलब ये एक प्रकार से ट्रांसपोर्टर है। क्या है? ट्रांसपोर्टर भी है भाई ये, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? ऊतक क्या होता है भाई? ऊतक को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? टिश्यू। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिश्यू। ठीक है जी। टिश्यू जो होता है ऊतक, तो पेपर का प्रकार है, दवा है, समान कोशिकाओं का समूह है, या फिर कपड़ों का कवक है? तो बच्चा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या होता है? एक कोशिकाओं का समूह होता है, मतलब कि 10-20-50 हज़ार सेल्स जब मिलती हैं तो आपका टिश्यू बनता है। और टिश्यूओं के मिलने से आपका बॉडी ऑर्गन बनता है, और बॉडी के ऑर्गन से मिलने से आपका शरीर बनता है। तो लिख लीजिए, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने। जब आपकी सेल, सेल मतलब कोशिका, कोशिकाएं और कुछ कोशिकाएं आपकी मिल जाती हैं तो आपका बनता है बच्चा आपका टिश्यू। और टिश्यू को बोलते हैं दोस्तों क्या? ऊतक। क्या बोलते हैं? और भाई ऊतकों के मिलने से आपका क्या बन जाता है? आपका बॉडी ऑर्गन। क्या बन जाता है? बॉडी ऑर्गन या शरीर का अंग, शरीर अंग बन जाता है भाई। और शरीर के अंगों को मिला दिया जाए तो बेटा होल बॉडी या बॉडी बन जाता है, पूरा शरीर बन जाता है। ध्यान रखिए, इस शरीर मैंने आपके सामने लिख दिया भाई, शरीर। ठीक है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, यही कहना चाह रहा है। ऊतक क्या होता है? समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 20, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं का एक सूक्ष्म जीवित कोशिका है? भाई इन कोशिकाओं में से एक ऐसी सूक्ष्म कोशिका, सबसे छोटी कोशिका बताना है कौन सी है। सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया है, ब्रेड मोल्ड है, माइक्रोप्लाज्मा है, फिर वायरस है? तो सीधा सीधा आंसर फिक्स है भाई, माइक्रोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। एक प्रकार से बच्चा ये जीवाणु है। क्या है? पूरा नाम होता है इसका माइक्रोप्लाज्मा ग्लाइसेप्टिमा, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं पीपीएलओ। ठीक है जी। क्या बोल देते हैं इसको? दूसरी भाषा में कह सकते हैं पीपीएलओ जो होता है ये माइक्रोप्लाज्मा ग्लाइसेप्टिमा सबसे छोटी क्या है? एक बैक्टीरिया है या फिर एक कोशिका है जो एक सेल से बना हुआ होता है। ध्यान रखिए। ठीक है। क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। यदि मैं आपसे कहने लगूं बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है बच्चा, बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन कहे जाते हैं, तो आपसे पूछने लगे तो बच्चा वो हैं आपके, कौन है? ल्यूवेनहॉक, वॉनेन। कौन है बच्चों? वॉनेन, वॉनेन ल्यूवेनहॉक, वॉनेन ल्यूवेनहॉक। ठीक है जी। तो ध्यान रखिए भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है भाई? परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? हवा, आग, पानी या कीट? तो सीधा सीधा आंसर है बेटा मेरे दोस्तों, आपको पता है हवा भी जरूरत होती है भाई। परागकण जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, उड़कर जाते हैं, हवा के माध्यम से जाते हैं, पानी के माध्यम से, और कीट के माध्यम से, तो आग के माध्यम से नहीं जाते हैं। आंसर क्या होगा बेटा? इसका बी होगा, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है। ये एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं इनके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 22, 22, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें क्या होता है बच्चा? बीज तो होता है परंतु फल नहीं होता। जल्दी से बताइए कमेंट करके। केला होगा, बादाम होगा, साइकस होगा, या फिर मूंगफली होगा? ध्यान रखना, किस पौधे बीज तो होते हैं मतलब फल नहीं होता, ध्यान रखना वो साइकस होता है। क्या होता है? साइकस। क्या होता है बच्चा? साइकस जो होगा उसमें बीज तो होगा परंतु फल नहीं होता है, क्योंकि मूंगफली खुद फल है, बादाम फल है, और केला भी फल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है? नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाएगा? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? क्वेश्चन जरूर आता है उनसे, कभी नाशपाती का पूछ लेता है, कभी आपसे सहसूत का पूछ लेता है, नारियल पूछ लेता है, आम पूछ लेता है, केला केला पूछ लेता है, अमरूद पूछ लेता है। इनका कौन कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? बीजाणु, फली, या फिर गुद्दा, गुदगुदा, पुष्पासन, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो बीज को कोई नहीं खाता है नाशपाती को, फली नाशपाती में होती ही कहाँ है? तो ध्यान रखना क्या होता है? गुदगुदा जो पुष्पासन होता है, इसका मतलब जो आउटर सरफेस के बाद दूसरा जो भाग होता है, जो आपका गुदगुदा पुष्पासन होता है, उसको इंसान क्या खाता है? नाशपाती का भाग खाया जाता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, प्याज में खाद्य भाग, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? कहने का मतलब ये हो गया
पत्थर कुछ नहीं होता भाई। जड़ खाया जाता है, तना खाया जाता है, पुष्प खाया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चा, प्याज का जो भाग खाया जाएगा वो तना खाया जाएगा। एक लॉजिक भी होता है, क्या लॉजिक है सुन लीजिए। लॉजिक है, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, लॉजिक ऐसा है कुछ। ये है भाई ओनली तने के लिए, जो तने वाली जो सब्जियां होती है, तना जब हम खाते हैं ना, तने वाली के लिए एक लॉजिक होता है। हद से हो गया हल्दी, क्या हो गया, हल्दी हो गया मेरे दोस्तों। कैसे हो गया, केसर, क्या हो गया, केसर हो गया, के कर से केसर। जैसे हो गया अदरक, क्या हो गया, अदरक हो गया। ऐसे हो गया मेरे बच्चों आलू, क्या हो गया, आलू हो गया। वैसे हो गया प्याज। ठीक है, जो ध्यान रखिए, हल्दी केसर हल्दी केसर अदरक आलू प्याज, ये सभी तने वाली चीजें होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, तना। तो देख लीजिए इसमें प्याज आ रहा है, तो प्याज का क्या खाया जाता है आपका, क्या खाया जाता है आपका, तना खाया जाता है। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 25, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंग लोग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, मतलब कहना चाह रहा है भाई कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसका काम क्या होता है, लॉन्ग हीमोग्लोबिन का। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणु का अवशोषण, जड़ों का लाल रखना, या फिर प्राकृतिक प्रकाश का अवशोषण। तो बच्चा वैसे विशेष तौर पर बताना, ऑक्सीजन का काम होता है लाना ले जाना, वैसे आरबीसी करती हैं, परंतु इसमें हीमोग्लोबिन है तो सीधे सीधा आंसर, ऐसे तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा आंसर किसके लिए जाएगा, ऑक्सीजन का अवशोषण हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना आदान प्रदान लाना ले जाना जो करता है वो आपका आरबीसी करता है, और आरबीसी में होता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं एचबी, और इसमें होता है आपका आयरन। क्या होता है बच्चा, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन उपस्थित होता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए भाई। चलिए आगे तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है भाई। सहजीवी का होता है सिम्बायोटिक रिलेशन, इसका मतलब वो उससे कुछ ले रहा है और उसको बदले में कुछ दे रहा है। ठीक है जी, है ना। हम आपसे कुछ, मतलब कोई भी चीज़ है, एक रिलेशन होता है किसी का भी, तो कुछ लेना और उससे कुछ देना, तो ये क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो नाइट्रोजन यौगिक जीवाणु जो होते हैं उसका क्या रिलेशन होता है, तो भाई कौन सा है इसमें आप बताना है। राइजोबियम होता है वो आपका क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है वो, या फिर जेंथोमोनस होता है, या फिर एजोटोबैक्टर होता है, जो एजोटोबैक्टर होता है, या फिर स्यूडोमोनास होता है, जल्दी से बताइए। जिसमें सहजीवी आपका रिलेशन होता है नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु में, बेटा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। और ये पाया जाता कहाँ है, फलीदार, फलीदार, फलीदार जो आपकी फसल होंगी, फलीदार फसलों, फलीदार फसलों की जड़ों में, फलीदार फसलों की जड़ों में जो पाया जाता है बच्चा, वो क्या पाया जाता है आपका, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। कमी को, कमी को पूरा करना कौन करता है, नाइट्रोजन कमी को पूरा, तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है बच्चा, आपके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा किसी भी खेत के या फसल के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 27, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, दूध किसके कारण खट्टा होगा, प्रोटोजोआ, वायरस, या फिर बैक्टीरिया, फिर नेमेटोड्स के कारण। तो जल्दी से बताइए, बहुत शानदार बच्चा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, यदि आपको लग रहा है कि हाँ भी मुझे कुछ समझ में आ रहा है हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। आपका एक कार्य में मोटिवेशन देगा, हम प्रत्येक दिन ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके लिए तत्पर ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। तो ध्यान रखना बच्चा, निम्नलिखित में से दूध जो खट्टा होता है किसके कारण होता है, तो बच्चे बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है लैक्टो बैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया होगा बच्चा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। दूध जो होता है कैसा हो जाता है, खट्टा होता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28, HIV जो होता है द्वारा होने वाला रोग। HIV जो रोग होता है सभी को पता होगा, HIV रोग किसके द्वारा होता है, तो क्षय रोग के कारण, पीलिया के द्वारा, कैंसर या फिर एड्स। तो HIV द्वारा होने वाला रोग जो होता है बच्चा उसको क्या बोलते हैं, HIV एक वायरस है, और उससे क्या होता है बच्चा, वो क्या होता है, एड्स बीमारी होती है ना। एड्स जो होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, AIDS होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होती है बच्चा, ये आपका एड्स की फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना है भाई।
एड्स बीमारी होती है किससे, किस वायरस से, HIV वायरस द्वारा भाई। विषाणु से होने वाला रोग होता है एड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है बच्चों, देखिए खसरा निम्नलिखित में से किसके कारण या किस संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा किसके कारण होगा बच्चा, वो जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, फिर शैवाल से होता है। जल्दी से बताइए किससे होगा भाई, खसरा। ठीक है, जो रेखा हमने देखा था भाई, एक लॉजिक होता है, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई, पूरा पिछले क्वेश्चन में देखिए जाकर के लिखवाया हुआ है। रेखा हमें हिट करके, तो रेखा से क्या होगा, रे से हो गया रेबीज, और खे से हो गया बच्चा खसरा। तो ध्यान रखना, खसरा जो है रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई, ये पूरा एक लॉजिक है। तो विषाणु का लॉजिक है, तो विषाणु से होने वाला रोग जो होता है वो कौन सा होता है, खसरा होता है भाई, ध्यान रखिए विशेष तौर पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चा क्या कह रहा है, 30 कह रहा है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भाई। शैवालों की, जो आपकी शैवाल जो होते हैं, जो आपके एल्गी होते हैं, एल्गी जो होंगे वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वो काइटिन की बनी, क्यूटिन सुबेरिन की बनी होती है, सेल्यूलर की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, और काइटिन की बनी होती है। ध्यान रखना, जितने भी आपके पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो होती है, बच्चा कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं बच्चा, ध्यान रखना, इस कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल जो बनी होती है दोस्तों, वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल जो बनी होती है वो आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखना सेल्यूलोज की। और जो आपकी, आपको ये ध्यान रखना है, जो सेल्यूलोज जो होता है ये आपको सेल वॉल कोशिका भित्ति को बनाने काम करेगा, पादप के अंदर पाई जाती है, केवल एक किसमें पाई जाती है, पादप में। कोशिका भित्ति जो होती है पादप में पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल में पाई जाएगी। और ये एक पारगम में होती है, कैसी होती है, पारगम में। ठीक है, ध्यान रखिए, पारगम में जो होती है परम्यूएबल होती है आपकी इस कोशिका भित्ति। चलिए, किसकी बनी होती है बच्चा, सेल्यूलोज की बनी होती है, सी आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई साहब 31, साबूदाना किससे बनाया जाता है भाई, साबूदाना किससे बनाया जाता है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछने जाने वाला क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार चलता है। तो साबूदाना किससे बनाया जाता है, जूनिपेरस से, पाइन से, या फिर सेड्रस से, या फिर साइकस पौधे से। जल्दी से बताइए साबूदाना किससे बनाया जाता है। चलिए चलिए, तो ध्यान रखना, जो आपका साबूदाना किससे बनाया जाता है, एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है बेटा आपका कौन सा, ये होता है आपका जूनिपेरस जो नाम का पौधा होता है, उससे क्या बनाया जाता है बेटा, साबूदाना बनाया जाता है भाई। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है 32, धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है, जिसका धनिया का चीज खाए जाते हैं वो चीज बताना है भाई। तो धनिया क्या खाया जाता है, फूल और पत्ते खाए जाते हैं, पुष्प और सूखे फल खाए जाते हैं, या पत्ते और सूखे फल खाए जाते हैं, पत्ते या पुष्प खाए जाते हैं। जल्दी से बताइए क्या खाया जाएगा धनिया के अंदर। तो बच्चा ध्यान रखना, धनिया में उपयोगी अंश जो होता है वो क्या होता है, पत्ते और सूखे जो फल होते हैं वही क्या होता है बच्चा, आपके धनिया के अंदर खाया जाने वाला अंश होता है, भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है भाई। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ शुरू हो जाता है, लीवर से, मुख से, पेट से, या आंत से। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए बेटा, भोजन का पाचन जो शुरू होने लगता है मुख से होने लगता है। तो ध्यान रखिए, आपको पता है जी, जो भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है, स्टार्च, हाँ जी, भोजन के अंदर स्टार्च जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च, उसमें स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट होता है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट जो करता है वो एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। क्या नाम होता है, टाइलिन, जो लार से निकलता है, तो मुख से लार निकलती है, तो टाइलिन जो होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। लीवर जो होता है इसका वेट जो होता है 1.5 kg होता है। लीवर के स्टडी जो होती है हेप्टोलॉजी होती है, हेपेटोलॉजी होती है, किसकी हेप्टोलॉजी होती है, लीवर की स्टडी होती है। पेट को अमाशय बोलते हैं। अमाशय के अंदर जो भोजन होता है कम से कम 3 से 4 घंटे, 4 घंटे जो भोजन रुकेगा वो किसके अंदर रुकता है बच्चों, वो अमाशय के अंदर रुकता है। आंत जो होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, जहाँ भोजन पूर्ण पाचन छोटी आंत में होगा, अपचित भोजन बड़ी आंत में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, वो कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, फिर ऑक्सीजन होता है। जल्दी से बताइए। देखिए बच्चा, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन जो होता है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है भाई। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जब आपको क्या है ऑक्सीजन ना दे तो आपको फिर क्या लगाना है, कार्बन दे लगाना है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन क्या होता है आपका नॉन मेटल अधातु होता है, ना कि धातु, क्योंकि गैस होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है भाई? मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? वो आमाशय पेट में होगा, लीवर में होगा, छोटी आंत में होगा, पर बड़ी आंत में। तो बड़ा ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन है बच्चा। भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है मेरे दोस्तों, वो कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल, क्या बोलते हैं बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है, इसका ध्यान रखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? आपका भोजन का पूर्ण पाचन होता है, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं। इसकी लंबाई जो होती है 6 से 6.5 मीटर जो होती है, इसकी लेंथ होती है मेरे बच्चों, ये छोटी आंत की लंबाई होती है। और बड़ी आंत जो होती है इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसकी लेंथ आपसे पूछने लगे तो डेढ़ हम कह सकते हैं, 1.5 से 2 मीटर जो होती है, वो किसकी लेंथ होती है? बड़ी आंत की होती है। इसमें क्या होता है? अपचित भोजन होगा। कैसा होगा? अपचित भोजन जो होता है वो किसके अंदर होता है भाई? वो आपकी बड़ी आंत के अंदर होता है। मजा आ रहा है ना भाई? अमाशय जो होता है भाई, इसमें निकलता है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस पेप्सिन। कौन सा निकलता है? पेप्सिन एंजाइम, प्लस में आपका एक निकलता है रेनिन एंजाइम। पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम जो निकलते हैं अमाशय से निकलते हैं। लीवर जो होता है 1.5 kg वेट होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है। बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों, ध्यान रखना है इस बात का। और इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है बच्चों पितरस। क्या निकलता है? पितरस जो निकलता है, बाइल जूस जो निकलता है, इसका पीएच मान होता है 7.7। और कहाँ से निकलने का काम करेगा? लीवर से निकलने का काम करेगा पितरस भाई। और स्टोर कहाँ होता है भाई साहब? का गॉल ब्लैडर में। तो देखिए भाई साहब 35 का ये आंसर हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमने लगभग कितने क्वेश्चन किए हैं? 35 क्वेश्चन किए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। और भाई साहब आपसे वादा है, ये विश्वास हम आपको दिला रहे हैं, जब तक आपका एग्जाम होगा पूरा का पूरा साइज हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। इससे पहले भी 8 से 9 क्लास जा चुकी हैं एनए वालों की, और जीडी की 18 से 19 क्लास जा चुकी हैं। और भी एग्जाम में अभी समय है, कम से कम 1.5 महीना 1 महीने के आसपास समय है। तो भाई साहब लगभग 1-1.5 महीने में हम बहुत सारा आपको सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, ये आपसे वादा रहा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। एक भाई की तरफ फिर दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।